नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी आगे चर्चा होगी। और इसके अलावा कुछ ही देर में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्या रणनीति अपना के चले। और आगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट पर भी चर्चा होगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और उसमें गिफ्ट निफ्टी से इस वक्त पॉजिटिव संकेत हैं। 35 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। जापान के बाजार भी 198 अंक ऊपर हैं। कोरिया, शंघाई और हांगकांग के बाजार भी करीब ½ % से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं। तो आज एशियाई बाजारों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव संकेत हैं और सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अन्य ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट या ट्रिगर नहीं है आज के लिए। एक स्टेबल क्यूज आज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बड़ा डेवलपमेंट, ज़्यादा कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ बड़े की इंडिकेटर्स नहीं आए। और यूएस मार्केट में हमने देखा कि सेक्टर चर्निंग देखने को मिली है। इतने समय से हम देख रहे थे कि टेक शेयरों में, एआई से जुड़े शेयरों में शानदार तेज़ी थी। एनवीडिया अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और कल के दिन तेजी आई है बैंक में और एनर्जी शेयरों में, क्योंकि कच्चे तेल में भी एक तेजी आ रही है, जिसके चलते हमने कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी देखी, जिसके चलते डाउ जोन्स तो 260 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में 1% की गिरावट हुई। और S&P 500 में भी जो सबसे बड़ा लगाड़ था कल के दिन, वो आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स थे। एनवीडिया में कल 6% की गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पिछला पूरा हफ्ता देखे एनवीडिया में तो 4% टूटा था, और कल के दिन ही करीब 6% की गिरावट भी एनवीडिया के शेयर में देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, शेवरॉन जैसे स्टॉक्स में कल हमने देखा कि 1 से 2% की बढ़त देखने को मिली, जिससे कि डाउ जोन्स की तेजी को एक सपोर्ट मिला। इस हफ्ते फेडेक्स, माइक्रॉन, नाइकी के नतीजे आएंगे और शुक्रवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये महंगाई का आंकड़ा होगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि स्टेबल कारोबार ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि सेक्टर चर्निंग ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़े की इंडिकेटर्स नहीं है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त हम ज़्यादा देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। यूरोप के बाजार हरे निशान में ही बंद हुए, तीनों के तीनों इंडाइसेस। और इस वक्त क्योंकि अब बाजार की नज़र महंगाई के आंकड़े यानी कि पीसीई के आंकड़ों पर टिकी हुई है, उसके पहले ट्रेजरी यील्ड्स सपाट हैं 4.2% पर। डॉलर इंडेक्स में 105% के आसपास स्थिर हैं ये नंबर्स भी। और क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्शन बॉन्ड यील्ड्स में और डॉलर में नहीं देखने को मिल रहा है, उसी का सपोर्ट मिला सोने को, जिसमें कि कल के दिन हमने हल्की तेज़ी देखी। नोटिस करने वाली जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो है क्रूड। ब्रेंट पर नज़र रखिए, क्योंकि अब $86 के पास पहुंच चुका है, और कल के सेशन में हमने 1% की तेज़ी कच्चे तेल में देखी। मिडिल ईस्ट में अब टेंशन बढ़ते हुए नज़र आ रही है। गाज़ा में इजरायली सेना के आगे बढ़ने से थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। और यूएस में हम जैसे कि लगातार आपको बता रहे हैं कि गैसोलीन की मांग काफ़ी मजबूत हुई है और कंजम्पशन बढ़कर अब 9.4 मिलियन प्रतिदिन पहुंच चुका है। तो कच्चे तेल की डिमांड काफ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सप्लाई को लेकर भी थोड़ी चिंता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम कच्चे तेल में मजबूती देख रहे हैं। तो ये एक नोटिसेबल फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर क्यूज की बात करें तो संकेत इस वक्त ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एफआईआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने कल बिकवाली की है। हालांकि बहुत बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 654 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज का। डीआईआईज भी बिकवाली करके गए, कल 820 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज ने 1776 करोड़ की खरीदारी की, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 758 करोड़ की खरीदारी दिखी है एफआईआईज की तरफ से। तो यहाँ से भी आंकड़े ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर बाइंग फिगर्स में तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कल के दिन हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, एक डिप मिला था जिसका कि इंडिकेशन हमें गिफ्ट निफ्टी से भी मिला, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी आई भारतीय बाजारों में। हालांकि क्लोजिंग सपाट रही, लेकिन रिकवरी के साथ, अच्छी खासी रिकवरी के साथ और हरे निशान में कल भारतीय बाजारों ने क्लोजिंग दी।
निफ्टी की बात करें तो करीब 36 अंक ऊपर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो करीब 42 अंकों की तेजी वहां पर देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में भी देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा मिला, लेकिन पिछले काफी समय से 2 हफ्ते से जो डिप की हम बात कर रहे थे, कल फाइनली वो डिप दिखा, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिका क्योंकि उसके बाद हमने रिकवरी भी काफी अच्छी दिखी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। इस हफ्ते एक्सपायरी भी है, सीरीज की एक्सपायरी भी होनी है, तो उस लिहाज से बाजार की चाल कैसी रह सकती है और आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है मार्केट की, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डीपी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डीपी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आप मार्केट के अंदर जो कल का सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग सेशन था। कल बाजार ने एक तो गैप का रिस्पेक्ट किया, गैप डाउन हुआ, लेकिन उस गैप के साथ साथ मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई। तो दोनों के लिए कल था मार्केट, कहने के लिए था कि गैप भी था और कहने के लिए रिकवरी भी थी। बट अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो लेवल्स जस्ट के तस्ट हैं, क्योंकि मेजर गेन नहीं हुआ। रिकवरी उतनी ही हुई जितना गैप हुआ था। तो अगर आप निफ्टी का टोटल गेन देखेंगे सिर्फ 40 पॉइंट का, बैंक निफ्टी का टोटल गेन 100 पॉइंट से भी कम का है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो पॉइंट्स एडिशन नहीं हुआ, सिर्फ गैप फिलिंग हुई है। तो ये मार्केट ना फ्यूरियस बुल रन के अंदर जब चलता है तो टिपिकली ऐसे ही करता है, और ये प्रॉपर उस लेवल पे टच करके नहीं आता, उससे पहले घुमा लाता है। अगर आप मार्केट का लो चेक करेंगे तो 23,350 का है, जबकि बेस था 300 का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा टाइटली होल्ड करें। मार्केट थोड़ा शेक कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, और आपको पता ही है कि मार्केट का थोड़ा ट्रिगर लेस हो चुका है। अभी अभी कोई मेजर ट्रिगर नहीं है बजट के अलावा और थोड़ा बहुत अर्निंग्स के अलावा। तो अर्निंग्स भी दूर है और बजट भी दूर है। तो फिलहाल अभी मार्केट का एक छोटा सा गैप है, वही टाइम गैप भी है और ये वैल्यू गैप भी है, वो उसको भरना ही है और वो शायद भरेगा भी इसको। तो इसलिए आप बड़ी पोजीशंस तो ना रखें। अगर आपके पास पोजीशंस है निफ्टी की तो होल्ड करके रखें। कल भी हमने आपको यही सलाह दी थी कि गैप से डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी है गैप को झेलने की तो आप आराम से बैठे रहना, आपके लेवल्स आ जाएंगे। और देखिए कल आप आराम से अगर बैठे रहे तो ना केवल आपके लेवल्स आए बल्कि 40 पॉइंट और ऊपर आया निफ्टी। ठीक, तो आपको आज भी यही काम करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं। रेजिस्टेंस पक्के हैं अभी भी। तो जब तक हम 550 650 की बैंड को पूरी तरह से 2 दिन तक क्लोज नहीं करते तब तक कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। एक और चीज, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करेंगे जून का डाटा तो वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, और टिपिकली शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी की वजह से हो रही है ना। तो अदरवाइज नहीं तो वैसे नहीं होती। तो शॉर्ट थोड़े बहुत थे तो कवर हुए हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं हो रहा, खरीदारी नहीं हो रही है। और अगले मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी रोल ओवर कम है। उसमें करीब अभी 32-35% का रोल ओवर, 35% बैंक निफ्टी का और 32% निफ्टी का रोल ओवर है। इसका मतलब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो रही है अभी। तो ये कैरी फॉरवर्ड बहुत अच्छे से तब मानी जाएंगी जब कम से कम 70-75% का रोल ओवर होगा। तो अभी 50% ही हुआ है। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो कल ही है, बुधवार को। उसका सिर्फ 35% रोल ओवर हो, उसका भी बेहतर रोल ओवर तब माना जाएगा तो कम से कम उसमें भी 70-75% का रोल ओवर आए, यानी उसको भी 50% कवर करना है आज और कल में। तो इसलिए आज और कल का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ मार्केट टिल्ट हो जाएगा बाजार थोड़ा वहीं पे ड्रैग करेगा। देखिए 50-20 दिन की एवरेज है, 20 डेज की एवरेज है, जो कि 23,100 के आसपास बनती है। मार्केट अपने 20 डे की एवरेज को टिपिकली तोड़ता नहीं है, लेकिन जब वो उसको स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ी फटीक हो जाती है, थकावट होती है, तो 20 डेज को टच करने के लिए आता है। तो इसलिए हमारा जो मेगा सपोर्ट एरिया है वो है 23,100, एंट्री का लेवल है 23,300 और एग्जिट का लेवल है 23,550 से 650 की रेंज। अगर आपके पास पोजीशन आप इसी तरह से ट्रेड करें, नहीं है तो गैप का वेट करें। सेम विद बैंक निफ्टी, 51,000 के आसपास आप चाहें तो प्लस करें, 52,000 के आसपास आपको बेचना होगा। लेकिन इन बिटवीन आपको टिप मिलता है 51,300 के आसपास का, जैसे कल मिला 51,300 200 का था, तो आप वहां पे एंट्री भी ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट एक प्रॉपरली एक रेंज के अंदर रहेगा और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी मार्केट को कोई ज्यादा रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करवा पाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ही टाइट तरीके से कामकाज करना होगा, और मेरे को लगता नहीं कि कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से मार्केट में कोई प्रॉब्लम रेज होगी। तो आप रेंज का कारोबार अभी मार्केट के अंदर देखेंगे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 शेयर अभी भी एफ एंड बैंक के अंदर है। मार्केट के अंदर जो एफ आई की पोजिशनिंग है वो करीब 59% हो गए हैं। ट्रस्ट में ये 75 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो ऑलरेडी 60 तक आ चुके हैं। तो ऊपर जाने का जो रूम है ना वो थोड़ा कम है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट है मार्केट के।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मार्केट ऐसी इसी रेंज में रहेगा और डिम्पी अभी वो लेवल्स भी बता रहे थे कि 23,100 के पास आए तब एंट्री लीजिए, 23,300 के पास आए तब आप एक एंट्री ले सकते हैं और ऊपर की तरफ 23,550, 23,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहे हैं। तो यही रेंज रहेगी, इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के लिए भी 51,000 नीचे की तरफ 51,300 और ऊपर की तरफ 52,000, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स कुछ निकल कर आ रहे हैं। तो इसी रेंज में मार्केट अगले कुछ दिन तक कारोबार करेगा क्योंकि कोई बड़े ट्रिगर्स इस वक्त बाजार के लिए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स भी संभल के ट्रेड कीजिए क्योंकि कल के दिन भी हमने देखा दोनों साइड के मूवमेंट कल बाजार में दिखाई दिए और इसी रेंज पर आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे आज ट्रेडिंग लेवल्स क्या देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज जो कि पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। कल के सेशन में भी कहीं ना कहीं वही बायस रहा जब आपने देखा कि मार्केट ने एक रेंज में ऑसिलेट किया, उसके बाद मार्जिनली इन द ग्रीन एंड हुआ। मुझे लगता है कि ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। आपको 23,600 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज चाहिए, तब जाके आप इस कंसोलिडेशन को एंड मानेंगे, तब जाके आप 23,800 से लेकर 24,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि हर डिप पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है और खास तौर से जो की सेक्टर है बैंकिंग, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप्स की अप्रोच कंटिन्यू करनी चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहां पे काफी अच्छा ट्रैक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो एक मार्जिनल डिप के बाद स्टॉक में कल काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली और एंटिसिपेटेड ये है कि ये रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। करीब 758 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे आप 720 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। साथ ही साथ ग्रासिम जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है, वॉल्यूम प्राइस पैटर्न दोनों यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 2590 तक के टारगेट्स के लिए 2480 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, थैंक यू अजीत जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अजीत जी का भी यही मानना है कि बाजार ऐसे ही कंसोलिडेशन फेस में रहेगा, लेवल्स का रेंज में रहेगा। तो उन लेवल्स का ध्यान रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 758 के टारगेट के लिए और ग्रासिम में तेजी करके चलिए 2590 के टारगेट के लिए। और शरद के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज के लिए ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ब्लॉक डील आज फोकस में रहेगा, वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स का। यहाँ पे प्रमोटर और फाउंडर अशोक सूता लगभग अपनी 6% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका जो वैल्यू है वो लगभग 750 करोड़ रुपए का है। फ्लोर प्राइस 826 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे। इंटरेस्टिंगली इनका जो स्टेक है 50% से घट के 44% हो जाएगा पूरे प्रमोटर एंटिटीज़ का हैप्पीएस्ट माइंड्स में। इसके अलावा 2 QIPs भी खुल चुके हैं। सबसे पहला ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का 200 करोड़ का QIP खुला है, जहां पे इंडिकेटिव इशू प्राइस 10% डिस्काउंट पे है। वही बोरोसिल का भी 250 करोड़ का QIP खुला है, जहां पे फ्लोर प्राइस 5% डिस्काउंट पे है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक भी फोकस में रहेंगे। RBL बैंक कंसिडर करेंगे कैपिटल रेज QIP या डेट के जरिए, जून 27 की मीटिंग में रहेगा। वही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जो है कैपिटल रेजिंग की बात करेंगे और उस पर विचार इक्विटी या डेट से होने वाला है जून 27 को। जून 27 में 2 बैंक्स जो है अपनी फंड रेज पे विचार करेंगे। इंटरेस्टिंगली बैंक्स पे ही फोकस आज रहने वाला है। 2 फंड रेज के बारे में तो मैं बता दिया जो होने वाले हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट चेंज के ऊपर जो है विशेष 2 खबर आई हैं। सबसे पहला बंधन बैंक का RBI ने अपॉइंट किया अरुण कुमार सिंह, एडिशनल डायरेक्टर है RBI कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड में 1 साल के लिए। बंधन बैंक, याद रखिएगा, अब एक प्रोसेस में है कि एक नए MD और CEO की तलाश कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स टू ईज द प्रोसेस जो है RBI ने अरुण कुमार सिंह को एडिशनल डायरेक्टर बनाया बंधन बैंक के बोर्ड में। करंटली जो है सोर्सेस के हिसाब से पता चल रहा है कि कोई मटेरियल कंसर्न्स बंधन बैंक पे नहीं है और जो एग्जिस्टिंग MD CEO है उनका टर्म जुलाई को यानी कि अगले महीने ख़त्म हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी यही है कहानी। FSI भी एक टाइप से कमेटी होती है जो चेयरमैन ढूंढते हैं, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे और इंटरव्यूज़ चल रही हैं चेयरमैन के लिए SBI के लिए। और याद रखिए, सूत्रों से पता चल रहा है मीडिया रिपोर्ट से कि 4 सर्विंग MDs हैं, उसमें से 3 का भी नाम जो है एलिजिबिलिटी के लिए है और ये जो मीटिंग है 29 जून को होने वाली है।
जोमेटो भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे थोड़ी बुलिश नज़रिया देख सकते हैं जोमेटो की, क्योंकि स्विगी जो है अपनी कैलेंडर ईयर 2023 के नंबर्स निकाली है। यहाँ पे देखें तो उनके रेवेन्यू तो बढ़ा है 21% और लॉसेस वो भी घटा है। पहले 4,400 करोड़ का लॉस था, अब जो है 2,000 करोड़ के नीचे लॉसेस आया है। तो ऑपरेशनली जो है बहुत अच्छा नंबर्स आया है स्विगी का। लेकिन याद रखिए जोमेटो पहले ही एडजस्टेड एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो चुका था, लास्ट ईयर ही हो गया था। तो ऑफकोर्स तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट करे कि जोमेटो अच्छा परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू स्विगी। और हाल ही में जो है स्विगी की भी जो है IPO आने वाली है और थोड़ी सी अपग्रेड्स भी स्विगी के वैल्यूएशंस में उनके प्राइवेट इन्वेस्टर्स किए थे। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रहेगा दोनों स्टॉक्स के लिए। अमारा राजा एनर्जी की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है गोटियन इनोवैट बैटरीज के साथ, जहाँ पे वो सिलेंड्रिकल सेल्स और टेक्नोलॉजी के लाइसेंस के ऊपर काम करेंगे। इंटरेस्टिंगली हरिओम पाइप्स एक स्मॉल कैप कंपनी है, उन्होंने लगभग 70 करोड़ रुपए रेज किए प्रेफ के जरिए, प्रमोटर और नॉन प्रमोटर। और देखा जाए तो यहाँ पे 31 करोड़ वो रेज कर रहे हैं मलाबार इंडिया फंड से। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही कैम्प्लस सानमार की बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ वो रेज करने वाले इक्विटी शेयर्स के जरिए। ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। किम्स का 28 जून को मीटिंग है शेयर स्प्लिट के लिए और इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज 27 जून को जो है फंड रेज के बात करेंगे इक्विटी के जरिए। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट में, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में, लेकिन आप बैंकिंग में भी देख लीजिए यहाँ पे भी फंड रेज की एक्शन आ रही है। तो ओवरऑल जो है बैंकिंग स्पेस और कॉर्पोरेट एक्शंस पे आज बाजार की नज़र रहेगी। बिल्कुल, आज काफ़ी सारे कुछ इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है। कैम्प्ला सनमार पर नज़र रखिए, 1,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। किम्स की शेयर विभाजन पर बैठक होगी। इन स्विफ्ट लैब्स पर भी आज फोकस रहेगा। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर कि मैनेजमेंट से जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं, उस पर भी आज फोकस रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज बात करते हैं टेक महिंद्रा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सिटी ने सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1115 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे FY27 का जो गाइडेंस था जो कंपनी ने दिया था वो अचीव कर सकता है कंपनी आगे जाके भी, और 15% का एक EBIT मार्जिन भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो एक फोकस्ड अप्रोच जो है मैनेजमेंट ने रखा है आगे जाके, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट का भी कहना यह है कि ग्रोथ और मार्जिन दोनों को भी उनको ग्रो कराना है, और इसी के चलते हुए एक सेल रेटिंग तो बरकरार रखा है उन्होंने, बट टारगेट प्राइस बढ़ा के 1150 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे IT सेक्टर में ही एक हेडविंड की वजह से टर्न अराउंड में कहीं पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं स्टार हेल्थ की, क्योंकि CLSA ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वह 715 रुपीज़ का रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे एक यूनिक पोजीशन पे है स्टार हेल्थ, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो। इसी के साथ साथ सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है, और अगर हम बात करें गैप की तो थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर में काफ़ी बड़ा गैप भी है। अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो कहीं पे 23% डिस्काउंट पे चल रहा है स्टार हेल्थ, अगर हम ICICI लोम्बार्ड के साथ बात करें, और इसी के चलते हुए एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जो है वो उनको लगता है स्टार हेल्थ के लिए है, और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं HDFC बैंक की, जहाँ पे बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2100 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि आगे 4 सालों में ROA जो है वो 2.1% तक जा सकता है, और अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो कहीं पे लोन मिक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो नॉर्मलाइज हो सकता है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू जो है वो HDFC बैंक पे उन्होंने बरकरार रखा है। और आखिर में बात करते हैं अमारा राजा की, क्योंकि जैसे हमें पता है कि कंपनी ने जो है टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है गोशन के साथ, और इसके चलते हुए ब्रोकरेजेस में कहीं पे हमें एक हलचल देखने को मिली थी। तो JP मॉर्गन की अगर बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1210 रुपीज़ का रखा है। उनका मानना है कि ये जो पार्टनरशिप है वो एक गीगा फैक्ट्री के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन दिखाता है कंपनी का, और इसी के चलते हुए एक क्लैरिटी की ज़रूरत है आगे जाके कंपनी की तरफ से, और इसी के चलते हुए अगर हम क्लैरिटी देखने को मिले तो एक री रेटिंग भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टेक की भी बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1250 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे वैल्यूएशन कैचअप जो है हमारा राजा में वो हमें देखने को मिल सकता है अनाउंसमेंट के बाद, और इसीलिए उन्होंने भी एक बुलिश व्यू जो है वो रखा है इस कंपनी के लिए। तो आगे जाके इन सब कंपनीज पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है ब्रोकरेज इसकी तरफ से हमें इन सब कंपनीज में देखने को मिल रहा है। थैंक यू गौरव ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आज हम देख रहे हैं पॉजिटिव ही है। टेक महिंद्रा पर टारगेट अपग्रेड हुए हैं, स्टार हेल्थ, HDFC बैंक यहाँ पर नज़र रखिए, और अमरा राजा खबर के चलते काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं यहाँ पर, तो इस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा।
अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। तो कल सोने चांदी में काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई, आज क्या करें, खरीदारी करके चले वहाँ पर? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। कल गोल्ड ने काफी अच्छा सस्टेन करा था और सिल्वर में एक फॉल आया था और देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बार फिर से स्ट्रांग हुआ। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एक करेक्शन ले रहा है और फिर मार्केट जो है थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वो गोल्ड में आ सकता है। एक लेवल है जिसपे आने पे के बाद ही यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। ये है 71,650। यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए गोल्ड में और टारगेट होना चाहिए 71,400। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,775 का। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हम आता हुआ देख सकते हैं आज के दिन गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए और गोल्ड एक बार पूजा अगर 71,500 से नीचे जाती है ये कमोडिटी तो एक बार 71,000 तक के लेवल्स को भी आता हुआ हम देख सकते हैं। एक करेक्शन मुझे लग रहा है इस हफ्ते गोल्ड में आता हुआ और इनफैक्ट आना चाहिए अगर गोल्ड में डेटा, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा यूएस से इम्प्रूव होके आ गया तो। हाँ बिल्कुल। तो सोने में थोड़ा करेक्शन आ सकता है इस हफ्ते और थोड़ी कंडीशनल कॉल है। अभी 71,772 के पास कारोबार कर रहा है, थोड़ा और नीचे आए 71,650 तो वहाँ पर बिकवाली करके चलिए आप 71,400 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 71,775 का वंदना यहाँ पर देख रही है। कच्चे तेल में वंदना जी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, $86 के पास के लेवल्स हमने देखे ब्रेंट में। क्या रणनीति होगी आपकी कच्चे तेल में? कच्चे तेल में काफी एक अपसाइड आया 6200 से उठ के ये कमोडिटी 6800 के करीब आई है। आज के दिन में एक मार्जिनल एक डाउनसाइड है लेकिन मुझे लग रहा है कि शुरुआती थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। 6800 के करीब ये कमोडिटी आ सकती है एमसीएक्स में, लेकिन बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। 6800 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो 6860 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6780 का, क्योंकि हरिकेन सीजन अप्रोचिंग है तो एक और ट्रिगर, एक पॉजिटिव मिल सकता है इस काउंटर को थोड़ा और अपसाइड देखने के लिए। और मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड जो है अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटैक्ट नहीं है, तो थोड़ा एक बढ़त आएगा 6900 6950, उसके बाद एक पॉज आता हुआ देख सकते हैं हम क्रूड ऑयल में। तो शॉर्ट टर्म में तेजी है और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे मिड टर्म में जाएं तो 7000 के करीब यहाँ पे फिर से ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। ओके ठीक है, तो ये है नज़रिया कच्चे तेल पर। वंदना, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। क्विकली एक बार नेचुरल गैस पर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी वंदना ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी। 230 के पास मिले तब यहाँ पर नेचुरल गैस में बाई की रणनीति अपनाइए 242 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 225 का। ये है रणनीति नेचुरल गैस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बंधन बैंक को लेकर जो कि अभी शरद भी अपडेट दे रहे थे, जिसका एक काफ़ी अहम खबर आ रही है और उस पर थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं अंकुर मिश्रा से। आरबीआई ने बैंक में एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है और पूरी खबर अंकुर मिश्रा से समझ लेते हैं। अंकुर बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है बंधन बैंक में और अरुण कुमार सिंह जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीजीएम थे वो बैंक के बोर्ड में अब आएंगे। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूरे 1 साल के लिए हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड की ओवरसाइट बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो ऑर्डरली स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको सहारा देने के लिए है। आपको हम याद दिला दें कि 9 जुलाई को चंद्रशेखर घोष जी का टर्म खत्म हो रहा है और उसके पहले ही जो बैंक है उसने नए सीईओ की तलाश ऑलरेडी शुरू कर दी है जो कि अभी करेंटली अंडरवे है। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट है वो सूत्रों का यही मानना है कि रिजर्व बैंक की ओवरसाइट को और बढ़ाएगा और साथ ही साथ एक जो सबसे जरूरी चीज है कि यहां पर अभी तक रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी तरीके का मटेरियल कंसर्न बैंक में नहीं पाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे पॉइंट आउट करने वाली है कि इस तरीके के एक्शन पहले भी हुए हैं बैंकों पर और आपको याद होगा आरबीएल बैंक के केस में, जीएन के केस में, वहां पर जो अपॉइंटमेंट था वो करंट आरबीआई के ऑफिशियल का था और यहां पर फॉर्मर आरबीआई ऑफिशियल है। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट था, जो पहला डायरेक्शन था वो 1 साल के लिए यहां पर किया गया है। लेकिन आपको याद होगा आरबीएल बैंक के केस में
वो 2 साल का अपॉइंटमेंट था। तो अब देखना ये होगा कि ये जो आरबीआई का अपॉइंटमेंट हुआ है इससे बोर्ड को कितनी मदद मिलती है।